है क्या कह रहे हैं? सब ठीक है, कमेंट मार देना एक। देखिए, ये हमने सिस्टम बताया था ना। देखिए जरा, तुम अभी रफ में लिखना या पेज छोड़ के लिख लेना। फेयर कॉपी लाए हो अब से एक पेज छोड़ के लिख लेना है ना। अगर फेयर लाए हो, रफ है तो अभी यहीं से लिख लो और घर जाके फेयर कॉपी बना के पहले वो वाला लिख लेना, फिर हम कल बता देंगे एक बार। देखिए इसमें पार्ट बी इजी है और पार्ट ए, अब वो जो स्थिति थी मैथमेटिकल फिजिक्स की उससे डिफरेंट है ना। ये फिजिक्स है और आपके फ्यूचर के लिए ये दोनों पेपर बहुत अच्छे हैं। पार्ट ए में सर्किट फंडामेंटल इस बार पेपर सर्दी की वजह से 2 घंटे का हो गया, पर अगले सेमेस्टर में 3 ही घंटे का होगा। ठीक है, तो फिर वो प्रॉपर वे में जो शॉर्ट क्वेश्चंस कम किए गए हैं वो फिर आ जाएंगे, है ना। तो ये देखिए, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पार्ट ए है। ठीक है, इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन कोई भी आप एग्जाम दो, बीएससी करने के बाद आप सोच रहे हो कि एमएससी हम बीएचयू से करें, कहीं बाहर से करें, ठीक है, जेम के थ्रू एमएससी करें, आईआईटी से करें, तो आप अगर इनके कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कोई आवश्यकता नहीं है आपको कुछ पढ़ने की। ठीक है, तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि क्या होता है कि जो भी ये जो आईटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें ये क्वेश्चन पकड़ने होते हैं कि जिनमें आपको कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, क्या होता है कि जैसे कोई कंपटीशन कोचिंग कराते हैं, वो न्यूमेरिकल्स खूब सारे बता देते हैं, है ना, पर उसमें कितना % पेपर बच्चे करते हैं? 30%, 35%। अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो बिना कोचिंग पढ़े भी, मतलब कोई आपने बहुत ज़बरदस्त कोचिंग पढ़ के, कंपटीशन कोचिंग करके 30% कर रहे हो, और अगर आपका बेस मजबूत है तो आप 30% वैसे भी कर लेते हो। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जो फिजिक्स से आईआईटी में जाते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, कि अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रैक्टिकल उतना जोर होता नहीं, तो प्रैक्टिकल उनका वीक हो जाता है, प्रैक्टिकल पार्ट। और वहाँ आईआईटी में जाते हैं तो प्रैक्टिकल पर ही ज़्यादा फोकस होता है, तो वो आगे चल नहीं पाते हैं बच्चे। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो, जैसे अगर मान लीजिए फिजिक्स में 10 का सिलेक्शन हुआ तो 10 में आपके 5 चल पाएंगे, 5 वहाँ बाहर हो जाएंगे। ये होता है क्योंकि बेसिक हम लोगों का इंटरमीडिएट से प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है वो वीक चल रहा है। ठीक है, ये बात का तुम्हें आभास होगा, तो प्रैक्टिकल उतना प्रॉपर कहाँ कराते हैं टीचर। तो इसलिए, पर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे और ये मत सोचिए कि आपने जब किया, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक सजेशन है आपको, मतलब ये कारण होता है, पर जब आप वहाँ पहुँच जाओ और मेहनत करो तो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, आप आजकल तो इतने सारे ऑप्शन भी आ गए कि प्रैक्टिकल भी आपके जो भी हैं यूट्यूब पे डालिए, फॉरेन लोगों के उनका पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है, तो पढ़ के आप जो आपने बीएससी में नहीं कर पाया वो वहाँ कर लोगे, तो फिर मेहनत डबल करके बच्चा कर लेता है। ठीक है, तो ये उस कंपटीशन के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना नहीं है, ये सर्किट फंडामेंटल के क्वेश्चंस कम आते हैं। ये वाला आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम पार्ट बी में थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी भी यही से, थर्मोडायनेमिक्स भी यही बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी जो आपने पढ़ा था उस पोर्शन में
आपको कंपटीशन लेवल का ज़्यादा नहीं। इस सेमेस्टर में जो आप पेपर पढ़ रहे हो उनमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप कहीं और फिजिक्स जिसमें आ रही हो तो आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए इसमें लेसन अभी हमने पहला ही शुरू किया है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का वैभव ऊपर जा चाय के लिए बोल दो और इंक ले आओ जरा, आ जाओ जरा। अब देखिएगा जरा, सिस्टम से बता दे रहे हैं। जीरोथ लॉ तुम्हारा छूट गया है, सिस्टम से पढ़ लीजिए। सिस्टम क्या है कि कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप सेपरेट कर दो सराउंडिंग से तो सिस्टम बन जाता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं निकाय। निकाय कैसे बनता है कि आपने क्या किया, वाटर कूलर में पानी भर दिया, वाटर कूलर नहीं घर में, ठीक है, इंसुलेटर का बना होता है, वाटर भर दिया ठंडा, ठीक है, तो वो और एटमॉस्फेयर से आपने सेपरेट कर दिया, बन गया सिस्टम। प्रेशर कुकर में आप दाल बनाते हो तो पानी और दाल दोनों डाले और बंद कर दिया, वो बन गया सिस्टम। स्टोव में जो सिलेंडर है वो भी है सिस्टम। साइकिल का टायर है वो भी है सिस्टम। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, सब में क्या होता है, सिलेंडर पिस्टन लगा रहता है, वो भी है सिस्टम। तो आपका सिलेंडर पिस्टन में पिस्टन का मूवमेंट है मेन, तो जिसमें गैस हो या लिक्विड हो, वाटर हो, ठीक है, या कोई भी सॉलिड हो, वो सेपरेट कर दो सराउंडिंग से तो बन गया सिस्टम। ठीक है, तो ये देखिए सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, separated from the surrounding is known as system. Solid, liquid or gas separated from the surrounding is known as system. निकाय। ठीक है, सिस्टम दो प्रकार के हैं। सिस्टम को हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ओपन सिस्टम, एक है क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट का एक्सचेंज होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। क्लोज सिस्टम में भी हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, हीट का एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान। क्लोज सिस्टम में भी हीट का एक्सचेंज होगा, दोनों में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है।
क्लोज सिस्टम में भी हीट का एक्सचेंज है, ओपन सिस्टम में भी हीट का एक्सचेंज है। ऊष्मा का आदान प्रदान दोनों में है। ओपन सिस्टम में सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। अगर ओपन सिस्टम है तो गैस बाहर अंदर आ जा सकती है। ठीक है, अब जैसे प्रेशर कुकर है, बाहर गैस वेपर के फॉर्म में सब्सटेंस आता है तो वो ओपन सिस्टम है। स्टोव में सिलेंडर है लगा हुआ है, वो ओपन सिस्टम है। घर में जो गैस सिलेंडर है वो ओपन सिस्टम है। और बाइक में जो सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ है वो क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका क्लोज सिस्टम में सब्सटेंस का कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता, सब्सटेंस का नो एक्सचेंज। ये बच्चों हुआ, सब्सटेंस का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। ठीक है, अब आइए बच्चों टॉपिक पर आ जाइए। ये तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी के लिए था कि सिस्टम क्या है। तब आइए टॉपिक है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनामिकल सिस्टम, हिंदी में कहेंगे ऊष्मागतिक निकाय। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ऊष्मागतिक निकाय। देखिए ये है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक ऐसा सिस्टम जिसकी स्टेट को प्रेशर से, वॉल्यूम से और टेम्परेचर से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। इस सिस्टम हुज स्टेट, इस सिस्टम हुज स्टेट, एक ऐसा सिस्टम जिसकी स्टेट को, हुज स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, टेम्परेचर T। A system whose state can be expressed in terms of pressure P, volume V and temperature T is known as thermodynamical system। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। एक सिस्टम है जिसकी स्टेट को हम प्रेशर के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। A system whose state can be expressed in terms of pressure P, volume V and temperature T। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गैस सिलेंडर।
गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर इसका एग्जाम्पल है। गैस सिलेंडर इसका एग्जाम्पल है, जिसमें ऊपर पिस्टन लगा हुआ। यही तो बाइक में, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, सब में यही सिलेंडर पिस्टन अरेंज है। जब पिस्टन आगे पीछे मूव करता है तभी वर्क डन होता है। ठीक है भाई, पिस्टन बाहर की ओर गया, ये ऐसे आपकी बाइक में पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन बाहर की ओर गया, आधा रोटेशन हो गया, अंदर की ओर आया, आधा रोटेशन। तो पिस्टन के बाहर अंदर के मोशन से, जैसे नहीं पुली पे हम ऐसे खींचते हैं तो सर्कुलर, आधा रोटेट, फिर खींचा, पूरा रोटेशन हो गया। तो वो आपका पिस्टन लगा रहता है, बाहर की ओर गया, आधा घूम गया, अंदर की ओर आया, फिर आधा। तो वो जो साइकिल का टायर है, वो उसका, बाइक का जो टायर है उसका सर्कुलर मोशन, वो पुली वाला कॉन्सेप्ट है, बाहर अंदर। जैसे हम किसी चीज को खींचते हैं तो पुली में ऐसे करते हैं ना, तो हम तो ऐसे ही खींचते हैं, वो आधा रोटेशन, फिर आगे खींचा, यहां पे उसकी तरह पिस्टन बाहर गया, आधा रोटेशन, अंदर आया, आधा। ठीक है, तो इस तरीके से मोशन होता है। यही बाइक में है, यही कार में है, सब इंजन में यही है। ठीक है, पिस्टन का मूवमेंट है, पिस्टन आउटसाइड इनसाइड, बाहर अंदर ऐसे आपका मूव करेगा तो वर्क डन होगा, वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, वर्क डन मिलता रहेगा। तो एक सिस्टम जिसकी स्टेट को प्रेशर के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल गैस सिलेंडर। ये एक बार देख लीजिए, सिस्टम क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब सब्सटेंस को आपने सेपरेट कर दिया सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से आपने पृथक कर दिया, अलग कर दिया, बन गया सिस्टम। सिस्टम दो प्रकार के हैं, एक ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट का एक्सचेंज, क्लोज सिस्टम में भी हीट का एक्सचेंज। तो इन दोनों में हीट का एक्सचेंज है। सब्सटेंस का एक्सचेंज ओपन सिस्टम में है, क्लोज सिस्टम में हाँ भेज रहे हैं पानी और ले आना, वैभव पानी गर्म ले आना पीने के लिए। ठीक है, ये आपका। अब आइए बच्चों, देखिए वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ऊष्मागतिक निकाय में किया गया कार्य है। पानीला, तुम भी चाय पी लो, कह देते पियोगे? उसको लिख लिख के पढ़ो। मैक्सवेल के 4 रिलेशन में एयर और वैक्यूम के लिए भी आपको वैल्यू रखनी है, नॉन कंडक्टिंग के लिए भी आपको वैल्यू रखनी है, और कंडक्टिंग तो बहुत सरल है। वो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ये देखिए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, जिसका प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, हीट का एक्सचेंज हुआ, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट हो गया पिस्टन का। ठीक है, dx जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया पिस्टन का। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग
ऑन द पिस्टन, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यह हो गया, बहुत आसान है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब यहां पर dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, एक छोटा सा विस्थापन dx में वर्क डन। ये तुम लोगों की तो हमने तुरंत क्लास शुरू कर दी है ना। अब जैसे थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, फोर्थ में जाएंगे तो उनका पेपर ही लेट है, तो अब तो उनकी नहीं शुरू कर सकते। तुम लोगों का पेपर पहले हो गया तो ये आसान हो गया कि भाई फरवरी, अब वो क्या है, पेपर उनका 24-25 में ख़त्म होगा, महीना 28 का ही है। ठीक है, फिर तो उनको 1 मार्च से पहले हम शुरू नहीं कर सकते ना, जब तक पेपर 3-4 दिन का तो गैप दे ही देंगे, तो उनका 1 मार्च से शुरू करेंगे। और पेपर पाठक सर आ गए हैं तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि क्लासेज 1 तारीख से शुरू हो गई। आपने पेपर में पढ़ा होगा, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कॉलेजेस अपना 1 तारीख से क्लासेज लें, तो वो काउंटिंग शुरू हो गई है। अभी काउंटिंग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के एंड में करा देंगे। बहुत ज़्यादा होगा जब हम लोग कहेंगे कि हमें समर वेकेशन चाहिए, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो ये समर वेकेशन की वजह से टीचर लोग मांग करते हैं ना, तो उस वजह से जुलाई जा सकता है, पर वो उस पर भी क्या कह दें कि अल्टरनेट वे में समर वेकेशन ले लो, तो जून के एंड में कराने का उनका मोस्टली चांस है। तो आप लोगों के पास, वो तो हमने तुरंत बैच शुरू कर दिया, नहीं ढीला डाले रखेंगे तो फिर नहीं हो, तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है, 4 महीने में 2 पेपर पढ़ने हैं। समझ रहे हो? तो आप लोग बड़ा अभी से लग जाइए। ये सेमेस्टर में तो नंबर अच्छे आएंगे ही, और अगला सेमेस्टर भी जितना बैक का पेंडिंग होता है ना, उतना ही दिक्कत होती है, फ्लो बिगड़ता है। तो इसलिए अब अभी से लग जाइए, और सिस्टम ये बना लीजिए, आपके लिए बीएससी बहुत आसान हो जाएगी। बेसिकली फिजिक्स तो बहुत आसान हो जाएगी, जितना पढ़िए उतना तैयार करिए। बस आज जितना पढ़ रहे हो बस उतना तैयार कर लो जाके अच्छी तरीके से। ऐसा तैयार करो कि तुरंत लिख लो। अगर आप ऐसे पढ़ने लगे तो आपके लिए फिजिक्स की कोई समस्या नहीं होगी कि रात तक, चाहे पार्टी में भी जाना है ना, तो भी रात में आप 1-2 घंटे पढ़ के इतना तैयार कर लो, या दिन में तैयार कर लो। ठीक है, अब सीख वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dw बराबर f dx, dw बराबर f dx। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो dw बराबर f की वैल्यू p इंटू a इंटू dx, dw बराबर p इंटू a dx, a dx होली के बाद से डेली कर देंगे, तब तक कुछ बच्चे बढ़ जाएंगे, अभी ज़्यादा खींच देंगे तो डेली कर देंगे आपका। थोड़ा बच्चे भी पर्याप्त, क्योंकि पेपर जब तक नहीं हो जाता तो कुछ मानते नहीं है ना। तुम लोग भी कई बच्चों से बात कर रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे पेपर कंप्लीट हो जाए तब पढ़ने जाएंगे। तो 1 मार्च से जब क्लास लगेगी तो डेली कर देंगे, क्योंकि
तुम लोग की तरीके गंभीर बच्चों की संख्या कम है ना, 10% ही बच्चा ऐसा है। अभी बच्चा फूड न्यूट्रिशन का जब तक पेपर दे नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं। ADX की वैल्यू DV, चेंज इन वॉल्यूम, ADX बराबर DV, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम DV, तो DW बराबर, तो भाई देखिए A था क्रॉस सेक्शनल एरिया, DX ये डिस्प्लेसमेंट, ADX की वैल्यू DV, तो DW बराबर PDV, DW बराबर PDV। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला याद कर लो। बेसिक यही चीजें होती हैं, टफ से टफ चीजें ये सरल कर देती हैं कि भाई स्मॉल चेंज डीवी में वर्क डन कितना हुआ, DW बराबर PDV। ठीक है, तो DW बराबर PDV परमानेंट वे में लर्न कर लीजिए। अब टोटल वर्क डन निकालना है। फॉर टोटल वर्क डन, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 to V2 टोटल वर्क डन के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ DW PDV, तो W बराबर ये टोटल वर्क डन। दिस इज द required relation for total work. This is the required relation for total work done. This is the required relation for total work. एक सिंपल सी बात आई, ये अलग से समझने के लिए है कि किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो आपको वर्क डन मिलेगा। वॉल्यूम चेंज गिव द वर्क डन। वर्क डन DW बराबर PDV या बड़ा वर्क डन W बराबर V1 to V2 PDV। तो वॉल्यूम चेंज वर्क डन देगा, आयतन बदलेगा तो कार्य होगा। वॉल्यूम चेंज गिव द वर्क डन, वॉल्यूम चेंज गिव द वर्क डन, आयतन बदलेगा तो कार्य होगा। वी ऑलवेज ऑब्टेन्ड वर्क डन ड्यू टू द चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये वर्क डन ओवरऑल वे में वॉल्यूम चेंज पर भी तो डिपेंड कर रहा है, और तो कोई चीज है नहीं। प्रेशर का चेंज होता नहीं, और होता भी है तो ना के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रेशर का चेंज तो इग्नोर कर देते हैं, मेन है वॉल्यूम। आयतन बदलेगा तो कार्य होगा। बहुत छोटी सी चीज है और ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम चेंज गिव द वर्क डन। वॉल्यूम चेंज गिव द वर्क डन। तो देखिए एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लिया, गौरी इधर देखो, एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लिया, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इसे इस गैस सिलेंडर में पिस्टन पे लगने वाला फोर्स, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया।
दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर दाब इनटू क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये लगा दिया। ये हीट देने से पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है, तो वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dw बराबर f dx, f की वैल्यू p इंटू ए इंटू dx, p बाहर a dx क्या हो गया dv, ठीक है। तो dw बराबर p dv, dw बराबर p dv, dw बराबर p dv। टोटल वर्क डन के लिए वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 हो रहा है, तो इंटीग्रेट किया, dw का किया w आया, वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 हुआ p dv, तो ये टोटल वर्क डन हो गया, w बराबर V1 टू V2 p dv, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर टोटल वर्क डन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन w बराबर V1 टू V2 p dv, ठीक है। टोटल वर्क डन W बराबर V1 टू V2 p dv, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर टोटल वर्क डन, ठीक है। अब देखिए ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इसका वॉल्यूम चेंज होता है तो आपको वर्क डन मिलता है dW बराबर p dv, तो आपको वर्क डन मिलता है dW बराबर p dv, या W बराबर V1 टू V2 p dv, W बराबर V1 टू V2 p dv, ठीक है बच्चों, बताइए। अब देखिए, तो एक बेसिक ये हो सकता है प्रूव ना आए, ये तो छोटी चीज है, ये नहीं आएगा, पर इससे तुम्हारा बेस बनेगा। हाँ, हीट का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। हीट अंदर भी जा सकती है, बाहर भी, एक्सचेंज है भाई। हीट के ही एक्सचेंज से तो पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा। तो ओवरऑल वे में, जैसे छोटी क्लासेस में क्या करते हैं, कहते हैं पिस्टन पे वेट रखा था, वेट हमने रिमूव कर लिया, ठीक है, हमने कहा हमने हीट दे दी, तो ये ठीक है। ये एक छोटा सा प्रूफ था, ये प्रूफ नहीं आना। इस प्रूफ से आपको सिर्फ इतना पता चला कि वॉल्यूम का चेंज वर्क डन देता है। ये स्पेसिफाइड वे में ध्यान रखिए कि वी ऑलवेज ऑब्टेन्ड वर्क डन फ्रॉम द वॉल्यूम चेंज, ठीक है। अब आइए, और वर्क डन का फार्मूला dW बराबर p dv, या W बराबर V1 टू V2 p dv, ठीक है। अब आइए, इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स बहुत टफ मानी जाती है, और उसे हम बहुत इजीएस्ट वे बना देते हैं जब बेस क्लियर होता है कि कौन क्या कर रहा है। जब आपको क्लियर रहेगा तो आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स इजी रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी हिंदी में कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। तो देखिए, गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है। इस गैस सिलेंडर में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। इस गैस सिलेंडर के गैस मॉलिक्यूल को, एक तो बात बता दें कि हम हमेशा थ्योरिकल बेस पर आइडियल गैस मान के चलते हैं, आइडियल गैस मान के चलते हैं। इस गैस सिलेंडर में हम क्या मान रहे हैं? आदर्श गैस। तो आइडियल गैस मानी है, तो यहां पर इस गैस सिलेंडर में हम ऑलवेज आइडियल गैस मानेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि गैस के आइडियल गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल लगातार मूव करेंगे, और उनके मोशन की वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी आंतरिक गतिज ऊर्जा है। किसकी वजह से? मोशन की वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से।
इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आंतरिक गतिज ऊर्जा क्यों है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहते हैं। और होती है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। गैस मॉलिक्यूल्स आर always exist inside the cylinder. Gas molecules are always exist inside the cylinder. भाई पोटेंशियल एनर्जी तो आइडियल गैस की जीरो होती है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी तो आइडियल गैस की जीरो होती है, पर हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए मान रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल, ये क्लोज सिस्टम है, गैस के मॉलिक्यूल रहेंगे तो सिलेंडर में ही ना, इस वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इस जैसे ये वाला ओपन सिस्टम है, यहाँ पे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कोई भी कहीं जा सकता है, तो पोजीशन क्लियर नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पर यहाँ पे पोजीशन क्लियर है कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा इस सिलेंडर में रहेंगे, इसलिए उनके पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन, और एक है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड द सिलेंडर, गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा सिलेंडर के अंदर रहेंगे, इस वजह से। तो ये देखिए, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर। इंटरनल काइनेटिक, काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सम के बराबर है। तो ये देखिए, इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर हो। तो ये देखिए, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी of thermodynamical system, dynamical system, internal energy of thermodynamical system, internal energy of thermodynamical system is equal to the sum of internal kinetic energy and internal potential energy, potential energy, internal kinetic energy और internal potential energy के सम के बराबर।
अभी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए जैसे ये मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम में इस मीडियम में पोलराइजेशन वेक्टर 0 चार्ज, नॉन कंडक्टिविटी या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में करंट डेंसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी, चार्ज डेंसिटी 0 रहेगी, पोलराइजेशन। तो ये वहां पे क्यों लेना है? यू नॉट कंडक्टिव वाले को उससे वो वाला तुम्हें समझाना पड़ेगा। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल। वो किसका सम है? आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल। अब इसमें देखिए, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल, ये जो इंटरनल काइनेटिक है टेम्परेचर के डायरेक्टली, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी रहती है कांस्टेंट, ये रहती है कांस्टेंट। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो इससे ये पता चला कि इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर के, भाई ये इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्ट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा इंटरनल एनर्जी घटेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी U is directly proportional to temperature, proportional to temperature, to temperature. Internal energy is directly proportional to temperature. इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में अब एक बात आप फिक्स वे में याद कर लीजिए कि जो इंटरनल एनर्जी है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस तो U इंक्रीज करेगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो U डिक्रीजेस, U डिक्रीजेस। ठीक है, ये है आपका। अब जैसे किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी घट रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इन टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। ये चीज आपको करनी है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। अब आइए
इंटरनल एनर्जी फिर से एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लिया, एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लिया। उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में एक होती है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, एक होती है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड द सिलेंडर, इस वजह से। अब इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल। अगर गैस मॉलिक्यूल इस सिलेंडर में ना रहते तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं लेते, रहते हैं इसलिए लेते हैं। तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी यूपी है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी यूके है। ठीक है, अब देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल। वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है। तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक, इंटरनल पोटेंशियल। इंटरनल पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। T इंक्रीज करेगा तो U इंक्रीज करेगा, T डिक्रीज करेगा तो U डिक्रीज करेगा। यहां तक आज आपको पढ़ना है। ठीक है, जो लास्ट टाइम बच्चे नहीं आए थे थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं पिछला, तो कल आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएंगे। जरा एक बार देख लो, तो सुमेरा एक बार देख लीजिए। सुमेरा नाम है किस कुछ और है, समरा है कि सुमेरा है? ठीक है, तो ठीक याद है मुझे, बगल वाली का नहीं याद हो पा रहा है। ऋषिका, बहुत टिपिकल नाम है तुम्हारा। देखो जरा शुरुआत यहीं से 10-15 मिनट में रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला टर्म है टेम्परेचर। ये हमने जो ये सब चीज़ें बताई हैं ये आपका बेस बनवाने के लिए कि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रही हैं और टेम्परेचर आपको मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ आता है टेम्परेचर और एनर्जी के बीच में कंपैरिजन करना, तो वो भी लिखवाएंगे। पहले टेम्परेचर याद कर लो। टेम्परेचर वो स्केल है, टेम्परेचर वो स्केल है जिससे बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मीजर करते हैं। टेम्परेचर इज द स्केल बाय विच वी कैन मीजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर is the scale, temperature is the scale by which we can measure the hotness or coldness of the body. Temperature is the scale by which we can measure the hotness और coldness of the body. टेम्परेचर वो स्केल है जिससे हम मीज़र करते हैं बॉडी के हॉटनेस को और कोल्डनेस को। टेम्परेचर इज द स्केल बाय विच वी कैन मीजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के हॉटनेस को और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर से नापते हैं। टेम्परेचर इज द स्केल बाय विच वी कैन मीजर द हॉटनेस और कोल्डनेस। अब जैसे कोई बॉडी है, हॉट कब होगी? जब लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। कोई बॉडी है, कोल्ड कब होगी? जब लार्ज अमाउंट में हीट लॉस कर देगी। पैसे वाला आदमी कैसे बनता है? जब वो ज़्यादा पैसा स्टोर कर लेता है। गरीब कब हो जाता है? जब उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती है। वैसे ही कोई बॉडी हॉट तब होती है जब वो लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर ले, तो उसे मीजर तो हम टेम्परेचर से ही करेंगे। ठीक है, अब एक तरीके से एक और पॉइंट, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एक तरीके से इंटेंसिटी ऑफ हीट नापता है। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक है, तो टेम्परेचर
measure the intensity of heat, intensity of heat, of heat और rate of flow of heat, rate of flow of heat. Temperature measure the intensity of heat या rate of flow of heat. तीसरा, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए आपका मेन स्केल केल्विन है। केल्विन, तभी तो जो भी न्यूमेरिकल करते हैं वो केल्विन में कन्वर्ट करके ही करेंगे। अब जैसे दिया हुआ है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको 273 जोड़ना है। तो मेन स्केल, मेन स्केल आपका केल्विन है। आपको जो भी दिया हुआ है उसको, अब भाई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं तो ज़्यादा हम उसमें चलते, आपके फ़ारेनहाइट और आपका सेंटीग्रेड, इनको केल्विन में कन्वर्ट करके ही करोगे। ठीक है, अब आइए टेम्परेचर के बाद आपको बता दें स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हिंदी मीडियम वालों के लिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, साम्यावस्था। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम 3 प्रकार की इक्विलिब्रियम से बनती है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम is formed by 3 types of equilibrium। किसके द्वारा बनती है? 3 प्रकार की इक्विलिब्रियम के द्वारा। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज फाउंड बाय 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या पढ़ा था? थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए तुम लोगों ने तापीय साम्यावस्था, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्या पढ़ा है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ऐसा हो जाता है टेम्परेचर सेम, ठीक है, या कांस्टेंट, हीट का एक्सचेंज बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 गैस सिलेंडर हैं, एक दूसरे से टच कराए गए, या 2 सिस्टम है एक दूसरे से टच कराए गए, उनके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उनके टेम्परेचर क्या होंगे? सेम। तो ये स्टेट है थर्मल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो जैसे आपके 2 गैस सिलेंडर हमने ले लिए, इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। दूसरा सिस्टम जिसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। इनके बीच में हीट का एक्सचेंज 0। इनके बीच में हीट का एक्सचेंज 0। एक्सचेंज ऑफ हीट 0 है। 2 सिस्टम हैं, उनके बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान 0 है, हीट का एक्सचेंज 0 है। ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, और टेम्परेचर क्या रहता है इससे? तो वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर हो जाएगा सेम और ऊष्मा का आदान प्रदान 0। अब आ जाइए, दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अब प्रेशर सेम हो जाता है, वॉल्यूम सेम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम आपके सेम हो जाते हैं। भाई ये तो पहले रहेगा ही, एक्सचेंज ऑफ हीट 0 हो गया, टेम्परेचर सेम हो गए। अब क्या हो गया? प्रेशर सेम हो गया,
अब आपका वॉल्यूम सेम हो गया और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो गई। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो गई। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी सेम हो गई। तो ये है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए? ठीक है भाई, एक क्रम होता है, जैसे गैस है, एकदम से सब नहीं होगा। गैस हो या दो सिस्टम, अब गैस के केस में सब आ रहे हैं। अब गैस है, दो गैस सिलेंडर हैं, उनका आपस में टच कराया गया और उनके बीच में हीट का एक्सचेंज 0 हो गया। ठीक है, तो उनके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? सेम। जब ये स्थिति बनेगी तो नेक्स्ट में प्रेशर सेम हो जाएगा, वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम सेम हो गए तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? अब डेंसिटी बची, केमिकल प्रॉपर्टीज बची, वो सेम हो गई तो केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो तीसरा है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। ये पेपर भी बहुत अच्छा है, पर फिजिक्स में जो हमारा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने पढ़ा और आप आज ही पढ़ के तैयार कर लीजिए, तो जब कल आओगे तो तुम्हारा सिस्टम अच्छा बन जाएगा, तुमको हर चीज़ मालूम होगी। अब जैसे अभी आज हमने बताया इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती? टेम्परेचर पर। और वर्क डन किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम चेंज। अब यही फर्स्ट लॉ है ना? तो ये कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगी। अब देखिए तीसरा आपका है डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम। डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। डेंसिटी, भाई ये चीजें सब कॉमन है कि भाई एक्सचेंज ऑफ हीट 0 है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, ये तो है ही। अब क्या हो गया? डेंसिटी और कंसंट्रेशन, एन की वैल्यू सेम हो गई। डेंसिटी और कंसंट्रेशन एन की वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, और इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो गई। तो ये आ गया प्रॉपर्टीज सेम हो गई। ठीक है, ये तो ये बनती हैं, जब ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं तब बनता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आइए, अब जाके अब से पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब आइए, कितने लॉ पढ़े हैं आपने अभी तक? अब से एक से पूछे, थर्मोडायनेमिक्स के कितने लॉ हैं? सोच के बताओ, कितने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं? कौन कौन सुने? 3 हैं। ये सब बच्चे बताएंगे और टीचर भी कहो गलती से बता जाए, क्योंकि सबके दिमाग में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ रहता है, 0th लॉ सब भूल जाते हैं। तो ऊष्मागतिकी के 4 लॉ हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। पेपर में गारंटेड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपके 4 शॉर्ट कम कर दिए गए हैं। ठीक है, अब जो पेपर आएगा उसमें 8 या 9 शॉर्ट रहेंगे। तो ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलना ही मिलना है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कोई एक तो पक्का है। ठीक है, देखिए लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम।
There are 4 laws of thermodynamics. There are 4 laws of thermodynamics. पहला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायनामिक्स, तीसरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायनामिक्स, और चौथा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ओवरऑल वे में 4 लॉ है। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव जैसे कहीं पर एग्जाम दो तो उन्हें ऑब्जेक्टिव में हमने देखा है कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तो मोस्टली बच्चे 2 दे देता है, कोई 3 4, तो 4 लॉज हैं ओवरऑल में, और आपको एक क्वेश्चन गारंटेड है इनमें से। इन चारों लॉ में से एक गारंटेड क्वेश्चन है शॉर्ट का। ठीक है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, अब पेपर 3 घंटे का आएगा तो उसमें एक गारंटेड क्वेश्चन है। देखिए, पहले लिख लीजिए जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका कंप्लीट हो गया। यहां तक का ये जीरोथ लॉ बता दें, सिस्टम बता ही चुके हैं, जिन लोगों का छूटा था पूरा हो गया। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक बॉडी है ए, एक है बी, एक है सी। बॉडी ए का टेम्परेचर टी ए, बॉडी बी का टेम्परेचर टी बी, बॉडी सी का टेम्परेचर टी सी। ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यह है जीरोथ लॉ। 2 बॉडीज ए और सी सेपरेट वे में थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज द जीरोथ लॉ। ठीक है, तो देखिए, इफ बॉडी ए एंड बॉडी सी, if body A and body C are separately in thermal equilibrium, are separately in thermal equilibrium, if body A and body C are separately in thermal equilibrium with body B, with body B, if body A and body C are separately in thermal equilibrium with body B, with body B, separately in thermal equilibrium with body B। हाँ,
आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, विथ बॉडी बी। कौन संदीप? अच्छा अच्छा, अभी फोन है अभी इसमें है। काय के? कौन आंटी? कह दो अभी नहीं। कौन से पत्ते चाहिए? केले के पत्ते चाहिए? अभी रुक जाओ, कह दो बस आ रहे हैं। इफ बॉडी ए एंड बॉडी सी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, देन बॉडी ए एंड बॉडी सी, body A and body C are also in thermal equilibrium. A and C are also in thermal equilibrium. बॉडी A बॉडी B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बॉडी C बॉडी B के साथ, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज द जीरोथ लॉ। बॉडी A and body C, body A and body C are separately in thermal equilibrium with body B, separate B में थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी B के साथ। then body A and body C are also in thermal equilibrium। तो देखिए बॉडी A बॉडी B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टी ए बराबर टी बी, टी ए बराबर टी। हाँ ये कौन सा है? क्या लगे अपने यहाँ? कह दो लगे नहीं, हमें नहीं मालूम। नहीं तो उनको पार्क में लिए जाओ, तोड़वा दो। कह दो ज्यादा ना, पूरा पेड़ ही तो उखाड़ ले जाए थोड़े बहुत ले ले। बॉडी बी तो T8 ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब फिगर बना के लिख दी, बना। हाँ हाँ अच्छा, बुजुर्ग हैं, चले जाओ दिलवा तोड़ लें थोड़ा थोड़ा। अभी आ रहे, कह दो 2 मिनट रुको यार, बस क्लास कंप्लीट हो गई। TB इजकल टू TC, TB इजकल टू TC, TB इजकल टू TC। ठीक है, दोनों की कंपेयरिंग कर लीजिए। ठीक है, दोनों की कंपेयरिंग कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। टी ए टी बी के बराबर, टी बी टी सी के बराबर, तो टी ए इजकल टू टी सी, टी ए इजकल टू टी सी। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, पूरा हो गया। ठीक है, तुम्हारा पूरा भी हो गया। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तुम लोग मैथ की क्लास के बाद, मैथ की क्लास 8 से 9:15 तक है ना, ऑनलाइन कर रहे थे। ठीक है, वो तुम भी मैक्सिमम 9:30 बजे तक, ठीक है, आपको आना है। ठीक है, अभी 135 में। ठीक है, 9:30 से 10:30। हाँ ये दे दो तुमको, अब कल हम करवा के दे देंगे।